गुड मॉर्निंग सभी को। आदर्श क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। हम गणित विषय के अंदर पढ़ रहे हैं, उसका अगला भाग जो हमारा है विविध प्रश्नमाला, जिस वास्तविक संख्या के टॉपिक में चलेगा। उसके अंदर एक प्रश्न है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। यानी कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर हमारे पास शेषफल क्रमशः का मतलब पहली संख्या में जब भाग देंगे उस संख्या का तो 5 शेषफल प्राप्त होगा और 967 में भाग जब देंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। तो वो ऐसी कौन सी संख्या है? अगर इस प्रकार से आपको पूछा जाता है तो उसमें हमेशा सबसे पहले क्या किया जाता है, शेषफल को घटाया जाएगा कि वह मूल संख्या कौन सी है जिसमें उस संख्या का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में आपको हमेशा हैसियत ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? महत्तम समापवर्तक। अगर छोटी से छोटी संख्या की स्थिति पूछी जाती है तो उसमें एलसीएम ज्ञात किया जाता है, लसक ज्ञात किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहली संख्या कौन है, जो है 2053। तो 2053 है, इसमें हम जब उस संख्या का भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा था? 5। तो वो 5 को हम घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हमें मूल संख्या कौन सी प्राप्त हो गई? 2048 प्राप्त हो गई। उसके बाद में दूसरी जो संख्या हमारी है वो संख्या है 967 है। कौन सी है? 967। उसमें उस संख्या का जब भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 7। तो हम 7 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कितना प्राप्त हुआ? 960। अब इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर दो संख्या है तो हम यूक्लिड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर दो से ज्यादा संख्या है तो हमें अभाज्य गुणनखंड की विधि लेनी है। तो अब यूक्लिड विधि से हम हल करते हैं। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? यूक्लिड विधि से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है देखा आपने पहले पढ़ा था, जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें 0 या 0 से बड़ा r और r से बड़ा b होता है। a क्या है? भाज्य। b क्या है? भाजक। q भागफल और r शेषफल। जिसमें ये बताया जा रहा है कि शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, जबकि शेषफल से बड़ा कौन होगा? भाजक होगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों में से बड़ी संख्या को a के रूप में लिखना है और छोटी संख्या को b के रूप में। तो हमारे पास बड़ी संख्या 2048 है। तो 2048 को हमने क्या बना दिया? a का मान। अब b का मान कौन होगा? 960। ये हमारा प्रथम स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप में ही हम कार्य कर रहे हैं। 2048 में किसका भाग देना है? 960 का। अब 960 का कितनी बार भाग जाता है देखेंगे यहाँ पर, उस बार में उसको लिखेंगे। तो 960 का 2048 में भाग लगाना है। कितनी बार जाता है? 2 बार जाएगा। 1920। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 1920 होंगे। तो घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो गए, 2 बसे और 128। अब आगे भाग नहीं जा सकता तो कितनी बार भाग गया है? 2 बार। शेष कौन प्राप्त हुआ है? 128 प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप हमारा, तो अब a का मान कौन बनेगा? जो b का मान था वो a का मान बन जाएगा 960 और r का मान है वो b का मान हो जाएगा। अब हमें किसका भाग लगाना है? 128 का। किस में लगाएंगे? 960 में। तो कितनी बार जाता है? तो देखेंगे जब हम भाग लगाएंगे तो 8 बार भाग लगाएंगे तो ज्यादा हो जाता है, फिर 12 के 96 तो पहले ही हो जाते हैं, और फिर 64 बार करेंगे तो 1024 हो जाते हैं लगभग। तो इसमें 7 बार भाग जा सकता है। कितनी बार? 7 बार। तो 7 का गुणा 8 से करेंगे, 56 का 6 हो गया, 5 हासिल लगी। उसके बाद 7 का गुणा 2 से करेंगे, 14 और 5 19,
अस्सी लगी। 7 का गुणा 1 से 7 और 1 8, तो 896 हमें प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 896। अब घटाएंगे तो हमें पास कितना प्राप्त हुआ? 4। यहाँ पे 5 रह गए थे, मतलब 15 हो गए। 15 में से 9 घटाए तो 6 बचे। यहाँ पे 0 हो गया। अब कितनी बार भाग गया? 7 बार। शेष कितना प्राप्त हुआ? 64। अब हम आगे की क्रिया भाग नहीं लगा सकते, तो हमें थर्ड स्टेप की ओर बढ़ना होगा। अब थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे तो हमारे पास ए का मान कौन बन गया? 200, 128। अब बी का मान बन गया 64। अब 64 का भाग किसमें लगाना है? 128 में। अब 64 का भाग 128 में कितनी बार जाता है? 2 बार। और शेष क्या बच जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब शेष हमारे पास 0 प्राप्त हो गया और हमने 64 का भाग इसमें कितनी बार दिया? 2। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कौन प्राप्त हुआ? 64 प्राप्त हुआ, जिसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन हुई? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गई? 64 हो गई, जिसका भाग इस संख्याओं में देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 प्राप्त होते थे। तो इस प्रकार से आपको बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में पूछे और शेषफल अगर दिया हुआ है तो आपको उससे पहले घटाना है, उसके बाद में एचसीएफ क्या करना है? निकालना है आपको बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या होगी तो पहले आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है, उसके बाद में शेषफल को जोड़ा जाएगा। लेकिन एचसीएफ में पहले शेषफल घटेगा, उसके बाद में आपको क्या करना है? उसमें से एचसीएफ को प्राप्त करना है। अगर दो संख्या द्विघात विधि ले सकते हैं और 2 से अधिक है तो हम उसको कौन सी विधि द्वारा हल करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार का सवाल था बड़ी से बड़ी संख्या वाला। इसमें हमने 3 स्टेप में इसको पूरा किया, जिसमें शेषफल प्राप्त होने पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या को प्राप्त हुई है। तो इसके बाद में हम अगला सवाल लेते हैं। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा सवाल हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले इस सवाल का क्या लेंगे? हम स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, वो ये कह रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उनके जो घात प्राप्त होंगे उनका हमें क्या करना है? योगफल। तो प्रश्न में आपको घातों का योगफल पूछा है, इसकी जगह घातों का गुणनफल पूछ सकता है, घातों का भागफल पूछ सकता है, या घातों का अंतर पूछ सकता है। तो कई प्रकार के प्रश्नों का रूप बन सकता है, लेकिन हमें उस प्रश्नों को समझना है किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो हम सबसे पहले 196 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसमें इकाई अंक कौन सा है? 6 है, तो किसका भाग देंगे? 2 का। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 में नहीं जाता है, 19 में 9 बार 18, 1 बसा 6 को उतारने में 16 बने, 16 में 8 बार गया, फिर 2 का भाग दिया जो 4 बार गया, 1 शेष बसा, 18 होने पर 9 बार गया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो 3 की स्थिति देखेंगे, 4 और 9 13 होते, तो अंकों का गुणज है वो 3 का गुणज नहीं है, तो 3 का भाग भी नहीं जाता। फिर इकाई अंक 5 नहीं है तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 7 का भाग 49 में जाएगा, तो 7 बार जाएगा और 7 का फिर 1 बार भाग जाएगा। तो इसके गुणनखंड आए 2 कितनी बार है? 2 बार है, और 7 कितनी बार है? 2 बार। अब इस स्थिति को लिखने के बाद में इसने क्या पूछा है? घातों का क्या पूछा है? योगफल। तो घातों का क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो घात कौन कौन सी देखेंगे? घात हमारे पास एक तो 2 है, फिर ये भी 2 है, तो कितनी प्राप्त हो गई? 4। अब इसने पूछा होता घातों का अंतर, तो 2 में से 2 को घटाना पड़ता, तो 0 आ जाता। अब इसने पूछा होता घातों का गुणनफल, तो घातों को गुणा करके 4 लिख देते। उसी प्रकार घातों का भागफल, तो 2 में 2 का भाग देते तो में प्राप्त होता। इसी प्रकार आधार का पूछ सकता है, तो आधार इसके 2 है और इसके 7 है, तो घातों की पूछा है, उसी जगह आधारों का पूछ सकता है। तो आपको प्रश्नों को सही से पढ़ना है, उसके बाद उस प्रश्न को हल करना है। अब हम प्रश्न लेते हैं अगला। हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या 43/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 के दशमलव प्रसार
में दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। अब हमारा प्रश्न क्या देखो, परिमेय संख्या 43 के बटे में 2 की घात 2 है गुणा 5 की घात 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कल की क्लास में, इसमें दशमलव प्रसार देखा था। अगर 2 और 5 के घातांक के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और अगर 2 और 5 के रूप में नहीं होकर के उसके अलावा अन्य संख्या भी हो तो अशांत आवृत्ति होता है, तो इसके रूप में देखेंगे दशमलव प्रसार की स्थिति। तो 43 के बटे में 2 की घात तो 2 है, लेकिन 5 की घात 3 है। अब सबसे पहले इनकी घातों को समान बनानी है। क्या करनी है, समान बनानी है। तो आपको पता है अधिकतम घात के बराबर बनाई जाएगी, तो 2 एक बार कम पड़ रहा है। क्या कर रहा है, एक बार कम पड़ रहा है। इसका मतलब है हम 43 को 43 से लिखेंगे और 2 की घात को भी कितनी बनाएंगे, 3, 5 की घात को भी 3। अब हमने 2 कितनी बार लिए हैं, एक बार। इसका मतलब हम अंश में भी एक बार लिखेंगे। तो 43 और 2 का गुणा 86 प्राप्त हो गए, और ये जो हम घातांकी नियम से सरल करेंगे तो 10 की घात 3 प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हो गई, अब 10 की घात 3 का मतलब है इसमें जो अंकों का जो स्थान होगा वो दशमलव के बाद 3 होगा। तो हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद 2 संख्या तो है ये, तो एक 0 लगाएंगे 86। तो इसका दशमलव के बाद में दशमलव प्रसार कितने अंकों के पश्चात शांत हुआ, 3 अंकों के पश्चात। तो इसने पूछा था कि दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, तो आपका उत्तर होगा अतः दशमलव प्रसार दशमलव के 3 अंकों के पश्चात, कितने अंकों के पश्चात, 3 अंकों के पश्चात अंत होगा। कहने का मतलब है अधिकतम घात जो होगी वही उसका दशमलव प्रसार का अंत होगा। जैसे इसमें अधिकतम घात कौन है, 3, तो इसका दशमलव प्रसार 3 अंकों के पश्चात अंत होगा। इसी प्रकार अधिकतम घात अगर 5 होती तो 5 अंकों के बाद में इसका दशमलव प्रसार अंत होगा। तो आपको ये आज 3 प्रश्न हमने विविध प्रश्नों में पढ़े हैं। इसके अलावा जो प्रश्न है वो सारे हमने प्रश्न हल कर लिए हैं लगभग आज तक की वीडियो में, और 1-2 प्रश्न जो है जो घन से संबंधित है और वर्ग से संबंधित है, उन प्रश्नों को हम ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा अध्याय नंबर 2 वास्तविक संख्या का टॉपिक था वो आज इसी के साथ पूर्ण होता है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस आज के टॉपिक के प्रश्नों को होमवर्क के रूप में लिखते हैं। तो आज का जो हमारा होमवर्क है, पहला प्रश्न है 300 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का क्या पूछा है, योगफल पूछा है, जो भी हमने हल किया था उसी के पैटर्न पे है। दूसरा प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 2053 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 हो। मतलब पहली स्थिति में भी 5 शेषफल आता है, दूसरी स्थिति में भी शेषफल 5 आता है, तो दोनों में आपको 5 ही घटाने पड़ेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में पूछा है परिमेय संख्या 37 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 5 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। जो भी हमने सबको पढ़ा उसी पैटर्न पे तीनों सवाल दिए हैं। तो आज हमारा वास्तविक संख्या का अध्याय नंबर 2 पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे।